हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफर, आपके सिलेक्शन का सफर। देखिए, बाहर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, लेकिन क्लास बनानी पड़ रही है क्योंकि कोशिश यही है कि 7 बजे तक आप तक क्लास पहुंचा दूं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, मौसम की वजह से लाइट गई हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई। मेरे को 7 बजे तक या 7:30 तक आप तक क्लास पहुंचानी है, क्योंकि अपनी एक रेगुलरिटी बहुत मुश्किल से मेंटेन हुई है। इसको अपने को मेंटेन रखना है भाई, और आप अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, थंबनेल तैयार नहीं है तो पीछे थंबनेल नहीं दिखेगा आपको। थंबनेल अभी हो सकता है जब क्लास ले रहे होंगे उस बीच में आ जाएगा अपने पास, तो वो लग जाएगा, लेकिन पीछे आज बिना थंबनेल की हैं। क्यों? क्योंकि क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने को अच्छे से पता है, राजस्थान ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अपने राजस्थान के जलवायु या राजस्थान के क्लाइमेट में आ गए हैं। इसमें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अपने ने बहुत ही अच्छे तरीके से विद मैपिंग वगैरह डायग्राम्स के साथ हमने समझ लिया है। साथ ही साथ राजस्थान में जो शीत ऋतु है, विंटर सीजन है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु जो है, समर सीजन जो है, उसके बाद में मानसून जो आता है, और उसके बाद में मानसून प्रत्यावर्तन काल या मानसून रिट्रीटिंग जो फेज आता है, रिट्रीटिंग फेज आता है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। हमारे दिमाग में नक्शे और डायग्राम छप चुके हैं, बहुत ही अच्छे से याद है। और मैंने कहा था भाई कि राजस्थान की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ राजस्थान में जो अपना लास्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कोपेन और थानवर्ट के वर्गीकरण पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आधे से 1 घंटे की क्लास है आपकी, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा कि ना किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। जो भी एग्जाम हो रहे हैं जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है। तो आप मान के चलिए कि ये आधे से 1 घंटा आपको एक क्वेश्चन दिलाने वाला है। कहाँ पर? आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनको सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चंस, बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। पूरी तरीके से मैपिंग पर डिपेंड होते हैं, मैपिंग पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको राजस्थान की मैपिंग आती है और इतने टाइम से अपने राजस्थान की मैपिंग ही कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाले। और चाहो तो आर एस प्री 2021 का जो पेपर है वो उठा लेना। उसमें कोपेन का क्वेश्चन आया हुआ है, आप वो सॉल्व करना और फिर मुझे खुद बताना क्या ये मैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या ये क्लास को अटेंड करने के बाद आपको वो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं लगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना कोई और की बात किए हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। कोपेन और थानवर्ट का वर्गीकरण, राजस्थान के जलवायु खंड, ये अपना टॉपिक है भाई। इसमें कुछ आप मैप्स देख रहे हो, ये कोपेन का वर्गीकरण शो कर रहा है, ये थानवर्ट का वर्गीकरण शो कर रहा है। ये लास्ट में बताऊंगा ये क्या है। ये कोपेन से मिलता जुलता वर्गीकरण है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता। तो केवल जब अपने था जब अपने सॉरी कोपेन और थानवर्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो ये वाला अपने लिए समझने के लिए इसमें कुछ बचेगा नहीं, सीधा सीधा याद हो जाएगा। और ये जो है वो राजस्थान के मैंने क्या दिखाए हुए हैं, जलवायु खंड दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ईओआरओ के पेपर में तो यही पूछ लिया था कि राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में, कितने क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा जा सकता है। तो ये आपके सामने 5 नाम आपको दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के जलवायु खंड, और उसके बाद में कोपेन और थानवट को भी अच्छे से समझ लेंगे। आज की क्लास थ्योरेटिकल नहीं है, पूरी तरीके से मैपिंग बेस्ड है भाई। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको राजस्थान का नक्शा बहुत अच्छे से आता है। और नहीं आता है तो इस क्लास में तो उस पर कोई बात होने नहीं वाली। अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज शुरू की थी, उसके शुरुआती जो अपने वीडियोस हैं उसमें मैंने राजस्थान का नक्शा, कौन सा जिला कहाँ पर है, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो प्लीज वो देख लेना भाई, क्योंकि आज अपने नहीं बात करने वाले कि कौन सा जिला कहाँ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आपको आती है, ठीक है। चलिए, तो क्लाइमेटिक जोन्स, लेकिन क्लाइमेटिक जोन से पहले फिर से याद कीजिए कि राजस्थान को उच्चावच या धरातलीय स्वरूपों में, या फिर मैं भौतिक प्रदेशों में या फिजिकल डिविजन्स में बांटा जाता है, ठीक है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है राजस्थान के लगभग मध्य में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी अरावली। इस अरावली ये अरावली जो है राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में नहीं बांटती, ये जलवायुवीय आधार पर भी बांट देती है राजस्थान को। इसके इसके पश्चिम में जो राजस्थान है वो शुष्क राजस्थान है, ठीक है। और या मैं कहूं कि मरुस्थलीय राजस्थान है, ठीक है भाई।
एरिड एंड डेजर्ट पार्ट है किसका, राजस्थान का, कम वर्षा वाला और मरुस्थलीय भाग। इसके पूर्व में ईस्ट में जो राजस्थान है वो गैर मरुस्थलीय राजस्थान है। ठीक है, नॉन डेजर्ट राजस्थान है। और अधिक वर्षा वाला राजस्थान है तो अपने इसके लिए आर्द्र बोल सकते हैं, ह्यूमिड। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो अरावली के पश्चिम में, अगर हम फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो ये क्या है भाई, ये इसे पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, इसे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन भी कहते हैं, और इसकी इंग्लिश में अपने से वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन बोल सकते हैं। ये अपना दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया अरावली। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान में वर्षा का वितरण देखा था, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, एक सम वर्षा रेखा है, सम वर्षा रेखा लगभग यहाँ राजस्थान में पाई जाती है। और सम वर्षा रेखा मतलब एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो 75 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, आइसो हाइट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो हाइट लाइन कहते हैं। ठीक है, इक्वल रेनफॉल वाले प्लेसेस को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस गैर मरुस्थलीय भाग को, नॉन डेजर्ट पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और अपना यहाँ पर अरावली से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में तीसरा फिजिकल डिवीजन आ जाएगा, कौन सा, ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदान। और इसके बाद में 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या आइसोएट लाइन के ईस्ट में ये जो अपना चौथा फिजिकल डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। क्लियर है? क्लियर एकदम। चलिए भाई, अब अपने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और वर्षा रेखाएं याद कीजिए। ये जो अरावली है इसकी पश्चिमी सीमा के निकट एक समवर्षा रेखा या आइसोहाइट लाइन पाई जाती है, जो कितनी है भाई, बिल्कुल सही 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान है, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसे भी एक समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। और ये समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके बाद में इसके बाद में आपको अच्छे से पता है कि दक्षिण राजस्थान में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, गुजरती है, पास करती है। कर्क रेखा, अब अपने ये बातें डिस्कस कर चुके हैं भाई, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में कैसी जलवायु होती है, तो भाई आप कहोगे सर उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि भारत और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये मानसून शब्द इससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो उष्ण मानसूनी जलवायु, या फिर इंग्लिश में कहूं तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ठीक है, मानसून क्लाइमेट। राजस्थान में कहाँ, तो केवल साउदर्न राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में। और दक्षिण राजस्थान में भी मुख्यतः कहाँ, तो भाई आप कहोगे सर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, क्लियर है? और इस कर्क रेखा के उत्तर में अधिकांश राजस्थान है, इसीलिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसीलिए राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है, मेनली कैसी है, तो भाई उपोष्ण
मानसूनी जलवायु है। ठीक है, या फिर अपने इसे इंग्लिश में कहेंगे हॉट टेम्परेट क्लाइमेट है। तो राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अब देखिए ध्यान से सुनना भाई, इस इस जलवायु को हम वर्षा के वितरण, मुख्यतः वर्षा के वितरण और तापमान के आधार पर, कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। और वो 5 भाग कौन से हैं, वो ये रे भाई। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में वेस्ट में जो भाग है राजस्थान का, ये वो भाग है जहां औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है। इसीलिए यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां मिलती है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो आप कहोगे सर जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स कौन सी, मरूद भिद। ठीक है, जैसे कैक्टस, नागफनी, ग्वारपाठा, एलोए। ठीक है, एलोवेरा कहते हैं ना। इसके बाद में राजस्थान का वो भाग जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर अरावली या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में है। ठीक है, इसे राजस्थान बांगर भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की जलवायु कंडीशन जो है, यहाँ की जो जलवायु जो है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वहां पर शुष्कता थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वर्षा की मात्रा हल्की सी बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। ये क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क। ठीक है भाई, सेमी एरिड। क्लियर है। इसके बाद हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को पार करके अरावली में आएंगे, तो यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं 60 सेंटीमीटर तक हमें अरावली में वर्षा देखने को मिलेगी। तो शुष्कता और कम होगी और हम कहाँ आ जाते हैं, उप आर्द्र क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, उप आर्द्र, या ये कहेंगे इसे सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी मैदान में आएंगे और यहाँ अरावली के बाद 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में हमें लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा या एवरेज एनुअल रेनफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जलवायु कैसी हो जाएगी, यहाँ पर जलवायु हो जाएगी आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड। इसके बाद में 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में हम आएंगे, तो यहाँ पर और ज्यादा वर्षा की मात्रा बढ़ेगी और यहाँ पर जो जलवायु कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, अति आर्द्र। कैसी हो जाएगी, अति आर्द्र। ठीक है भाई, और इसे कहेंगे वेरी ह्यूमिड। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर तो बात कर ली थी कौन सी वनस्पति, अब इनके सबके बारे में बात करें, आगे भी बात करें, तो यहाँ पर कैसी, यहाँ पर स्टेपी वनस्पति मिलेगी। ठीक है, स्टेपी वनस्पति जिसे कंटीली झाड़ियां वगैरह ऐसे वन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद में जैसे हम अरावली में आएंगे, यहाँ पर जो वनस्पति है वो मुख्यतः कैसी मिलेगी, पर्वतीय वनस्पति या माउंटेनियस वेजिटेशन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, पूर्वी मैदान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली 1 या 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे पूरे भारत में जब आप वन क्षेत्र पढ़ोगे, ठीक है, वन क्षेत्र पढ़ते हो, फॉरेस्ट एरियाज पढ़ते हो, तो हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट और पश्चिमी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन के साथ लगते हुए जो क्षेत्र है वहां पर उप सदाबहार वन, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद में जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती है, पर्णपाती या डेसिडुअस फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः पर्णपाती या डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है,
जहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, लगभग 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है, वहां पर वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। लेकिन राजस्थान में अब आपसे पूछ ले कि अगर पर्णपाती वन दो प्रकार के हैं, तो एक तो वेट हो गया जो मैंने नाम लिया, दूसरा कौन सा है? ड्राई डेसिडुअस शुष्क पर्णपाती वन। तो राजस्थान में अगर पर्णपाती वन मिलते हैं तो उसमें से वेट और ड्राई या आर्द्र और शुष्क में से कौन से मिलेंगे? तो भाई सीधा सिंपल सा है, राजस्थान में तो शुष्क वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है जहां 60 से 80 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ पर वन्य क्षेत्र भी मिलते हैं। लेकिन ये वन्य क्षेत्र कैसे हैं? तो ये याद कर लेना, कैसे हैं? शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है भाई, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब एक बात और, थोड़ा सा बच्चा क्या करता है, इस शुष्क को इस शुष्क के साथ, इस शुष्क को इसके इस शुष्क के साथ या यहां से कंपेयर कर लेता है। भाई ये वन की बात हो रही है और ये वर्षा के आधार पर जलवायु की बात हो रही है, अलग अलग चीजें हैं ये। समझ गए? राजस्थान में वन्य क्षेत्र मुख्यतः यहाँ मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? शुष्क पर्णपाती या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना भाई। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें मुख्यतः सवाना घास के मैदान मिलेंगे भाई, या सवाना वेजिटेशन। क्लियर है? और अपने बहुत पहले ही राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पड़े हैं उसमें एकदम क्लियर कर चुके हैं कि ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान है, यहाँ पर 12 जिले हैं, जिसमें जैसलमेर यहाँ है, जैसलमेर के अलावा 11 जिले यहाँ हैं। ठीक है, अरावली के अंदर कितने? 7 जिले आते हैं, पूर्वी मैदान में 10 जिले आते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। तो ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ये बात अब नहीं करने वाला कि इसके कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो कंपेयर करके आप खुद इस चीज को करो। मेरा काम समझाने का था, मैंने समझा दिया। डायग्राम आपके सामने है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपको 5-1 सेकंड का टाइम देता हूं मैं। चलिए, अब अपने बात करेंगे कोपेन के वर्गीकरण पर। अब अपने बात करने वाले हैं कोपेन का वर्गीकरण। भाई इसने क्या किया? इसने वर्षा और तापमान के आधार पर, ठीक है, वनस्पति जो है, वेजिटेशन, क्योंकि वनस्पति या वेजिटेशन काफी हद तक जलवायुवीय कंडीशन पर ही डिपेंड करती है, तो इसने वर्षा और तापमान के आधार पर वनस्पति जो है उसको, या वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा, संपूर्ण पृथ्वी को, वेजिटेशन को बांटा इसने बेसिकली। इसका पूरे पृथ्वी के लिए क्लासिफिकेशन आता है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, अपने ये जो समझा रहे हैं ना, इसके बाद पढ़ोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे उसमें अंग्रेजी के संकेताक्षर जो होते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स भी कैसे? कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों का इस्तेमाल करते हुए इसने पूरी पृथ्वी को वर्षा और तापमान के आधार पर कुछ वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा। ठीक है, इसी को कोपेन का वर्गीकरण कहते हैं। और इसको जब राजस्थान पे लागू किया जाता है तो अपने क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है, अपने पृथ्वी को। ठीक है भाई, ये मान लीजिए लगभग अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? ये क्या है? नाम इनके याद है आपको सबको? ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, इक्वेटर। ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये क्या है, आर्कटिक रेखा, और ये क्या है, एंटार्क्टिक रेखा, ठीक है भाई। ये अपने बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत तेजी से करवाया मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद है। अब इसको अपने कौन कौन सी जलवायुवीय या कटिबंधों या जोन्स में बांट सकते हैं इनके आधार पर, तो आपको अच्छे से पता है। आप कहोगे सर ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग है, ये सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, या इसे सर ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, सर इसमें आप 45 डिग्री और ले लो, ठीक है। ये सारा डिस्कशन अपने पहले कर चुके हैं भाई, इसीलिए थोड़ा सा तेजी से चलूंगा, ठीक है। 45 डिग्री और ले लो, और ये 23.5 से 45 के बीच में जो है, ये भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में उपोष्ण को अपने हॉट टेम्परेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हॉट टेम्परेट बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से याद करवा रहा हूं आपको। 45 से 66.5 वाला शीतोष्ण है, कौन सा है, शीतोष्ण, ठीक है। या इसे अपने बोल देंगे कोल्ड टेम्परेट। क्या बोल देंगे, कोल्ड टेम्परेट। 2 मिनट आप या 5 मिनट अपने एकदम फोकस करके मुझे दे दो, उसके बाद को पेन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसके बाद में 66.5 से उत्तर में ये जो अपना 90 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। इन क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, ठीक है। ये क्या है, शीत कटिबंध, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये डायग्राम अपने पिछले 1-2 वीडियो लेक्चर्स में 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत तेजी से कराया। अब आप क्या करो, यहां से इसको एक केक मानकर यहां से एक स्लाइस अलग कर लो। किस तरीके से, इस तरीके से, ये हमने अलग कर लिया। तो अब आपको कि सर ये अलग क्या किया है, तो भी अलग कुछ नहीं किया है। ये है 0 डिग्री, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री, ठीक है। उत्तरी या कोई भी मान लो इसको, दक्षिणी भी मान लो, दक्षिणी मान लो। ये है 45 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, और ये है लास्ट में अपना 90 डिग्री। क्लियर है। अब इनके नाम जल्दी से, ये उष्ण जलवायु, ये कैसी, उपोष्ण, ठीक है। ये कैसी, हाँ भाई, शीतोष्ण, ठीक है। और ये कैसी, शीत। इंग्लिश में नाम पता है भी आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके लिए इसने संकेताक्षर या अल्फाबेट्स यूज किए कि धरती पर जहां जहां उष्ण जहां उष्ण जलवायु पाई जाती है, वहां पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या वनस्पतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, और इनके लिए इसने कुछ विशेष संकेताक्षर या अल्फाबेट्स यूज किए। इसके लिए ए यूज किया, इसके लिए सी यूज इसके लिए सी यूज किया, इसके लिए डी, और इसके लिए ई, कैपिटल लेटर्स में। इसमें ध्यान रखना बी नहीं है भाई, बी नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी चीज। ठीक है भाई, वापस से देख लो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लो, एकदम आसान हो जाएगी चीज। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी की जो वनस्पति है, संपूर्ण पृथ्वी की जो वनस्पति है, ठीक है, इसको इसने क्या किया, इस तरीके से बांटा 5 भागों में, मुख्यतः 5 भागों में।
ठीक है। एक तो वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। एक वो जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। एक वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और एक वो जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इनके लिए अल्फाबेट्स क्या है? इसके लिए ए है, इसके लिए सी है, इसके लिए डी है, और इसके लिए क्या है? ई है। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा, क्योंकि जगह चाहिए अपने को। ठीक है। अब आप कहोगे सर वो एक और कौन सी है, तो इसने कहा भाई अब एक मेरे को बात बताओ, राजस्थान का मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। और और लद्दाख का मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल है। तो दोनों मरुस्थल। तो इसने कहा भाई दुनिया में कहीं भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहां पर जो जलवायु पाई जाएगी उसका कोई मतलब नहीं है कि वो उष्ण क्षेत्र में, उपोष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण में या शीत में, वो मरुस्थलीय जलवायु होगी, ठीक है, या मरुस्थलीय वनस्पति होगी। तो उसके लिए एक अलग से इसने यहाँ पर एक और वनस्पति क्षेत्र जोड़ दिया, शुष्क, और इसको इसने दिया नाम क्या? बी। इसको इसने नाम क्या दिया? बी दिया। अब भाई ध्यान से देख लो भाई इसको, ए बी सी डी और, ठीक है, ई। अब इसने जो ये शुष्क है, इसने कहा ये मुख्यतः क्या है? मरुस्थल है। ये मुख्यतः क्या है? मरुस्थल। दुनिया में जितनी भी ऐसी जगह है जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं, शुष्क जलवायुवीय कंडीशन पाई जाती है, या शुष्क जलवायुवीय वनस्पति पाई जाती है। इन मरुस्थल को, अब ध्यान से सुनना भी, इन मरुस्थल को इसने दो भागों में बांटा। किसके आधार पर? वार्षिक तापमान के, या औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान के आधार पर इसने दो भागों में बांटा। और ये जो औसत वार्षिक तापमान की सीमा ली, इसने ली 18 डिग्री सेल्सियस। कितनी ली? 18 डिग्री सेल्सियस ली भी। क्लियर है? तो दुनिया में वो क्षेत्र जहां 18 डिग्री से ज्यादा औसत वार्षिक तापमान, या वो क्षेत्र जहां 18 डिग्री सेल्सियस से कम औसत वार्षिक तापमान रहता है, उसके आधार पर मरुस्थलों को इसने दो भागों में बांटा, उष्ण और शीत मरुस्थल। इंग्लिश में नाम दिया इनको हॉट, और इसके लिए अल्फाबेट यूज किया स्मॉल एच। साथ ही साथ इनको नाम दिया शीत, और इंग्लिश में इनके लिए शब्द यूज किया कोल्ट। ठीक है, कोल्ड का लैटिन वर्ड हो सकता है ये कोल्ट। और यहां पर इसके लिए स्मॉल के इसने क्या दिया? संकेताक्षर इस्तेमाल किया। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना वापस से। ये जो हॉट डेजर्ट हैं, उष्ण मरुस्थल है, इनको वापस इसने वर्षा की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। अब आप राजस्थान को याद कीजिए। राजस्थान में जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वाला क्षेत्र है, उसे हमने दो दो तरीके से बांटा है। एक तो वो जहां 25 सेंटीमीटर से औसत से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है। और एक वो भाग जहां 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा या एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है। हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई। और ये दो भाग कौन से हैं? तो इसको बोला इसने शुष्कतम, इंग्लिश में बोला इसको वार्म्ड, और इसके लिए संकेताक्षर यूज किया कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर है? और इस स्मॉल, सॉरी, कैपिटल एस। हाँ भाई, अब ध्यान से देख लो इस चीज को। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स और बनाएंगे अपने। इसमें स्मॉल डब्लू और स्मॉल जी,
स्मॉल डब्ल्यू से क्या मतलब है भाई? वो क्षेत्र जहां विंटर इज एरिड, वो क्षेत्र जहां शीत ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, शीत ऋतु में ज्यादा बारिश नहीं होती। और जी जो है उसका मतलब है गंगा, गंगा टाइप डेसिडुअस, गंगा टाइप डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, या मैं कहूं गंगा पर्णपाती वन। और अब एक चीज और, जहां भी सी आएगा उपोष्ण वाला, वहां उसके साथ ये जी जो है वो आवश्यक रूप से आएगा। अब आप कुछ नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, और ये चीज अपने को कुछ नहीं करनी, नक्शे पे लागू करनी है भाई। इसको थोड़ा आसान बना दूं आपके लिए, थोड़ा सा आसान बना दे आपके लिए। राजस्थान में, राजस्थान में भाई, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो आप कहोगे सर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ठीक है, इसमें एक तरीके से कौन कौन सी परिस्थितियां, उष्ण और मुख्यतः उपोष्ण परिस्थितियां ही पाई जाती है। तो राजस्थान में शीतोष्ण मिलती नहीं, तो ये आपके काम का नहीं। शीत, ये ऐसी परिस्थितियां भी मिलती नहीं, तो ये भी आपके काम की नहीं। तो ये दो तो आपने ने यहीं पर ही कैंसिल कर दी। इसके बाद में राजस्थान में शीत मरुस्थल ना होकर उष्ण मरुस्थल है, तो ये के वाली चीज भी अपने काम की नहीं, तो इसको भी कर दो क्रॉस। इसके अलावा सारी काम की है। क्लियर है? अब आ जाओ अपने नक्शे पर। अपने को नक्शे में क्या करना है, ध्यान से सुनना। 3 रेखाएं बनानी है, 3 रेखाएं बनानी है। एक, ये हमारा लगभग पश्चिमी राजस्थान हमें अलग करना है। एक आप मान के चलो कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी पश्चिमी सीमा जो है 50 सेंटीमीटर वाली, वो हमें बनानी है। लगभग इस तरीके से कि सिरोही जो है वो इधर आ जाए। और फिर ये लाइन जहां पर भी राजस्थान के नक्शे को काटेगी, वहां से एक तरीके से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इसको अपने को अलग करना है। तो ये है दक्षिण राजस्थान, और ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और ये पूर्वी राजस्थान अलग हो गया। ये 3 रेखाएं बनाना सीख लो। ठीक है, वापस से बनाए इनको। कि भी आप कहोगे सर हमें राजस्थान का नक्शा बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, इस तरीके से एक पतंग नुमा क्षेत्र बना लो। और ये अपने ने क्या किया, हाड़ौती वाला क्षेत्र अलग कर दिया। इसमें अपने को एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये इस प्रकार से, अरावली की पश्चिमी सीमा यहाँ कहीं सिरोही होगा। ठीक है, और एक ये जहां पर ये रेखा राजस्थान की सीमा को काटेगी, वहां से एक इस तरीके से कि दक्षिण और पूर्वी राजस्थान अलग हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि ये लगभग 50 सेंटीमीटर वाली वार्षिक वर्षा सम वर्षा रेखा है। लगभग, ये लगभग लगभग कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, 25 सेंटीमीटर वाली। और इसे लगभग मैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लूं। तो अगर मैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानूं, तो यहां राजस्थान में कौन सी जलवायु होगी, उष्ण जलवायु इसके दक्षिण में, और यहां कौन सी होगी, उपोष्ण जलवायु। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात सुनो भाई, दुनिया में कहीं भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वो चाहे उष्ण में आता हो, उपोष्ण में आता हो, किसी में भी आता हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यही बात की। उसको हम किस में शामिल करेंगे, उसको हम केवल शुष्क में गिनेंगे। अब मेरे को बात बताओ, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमने जिसको माना है, उसके पश्चिम में शुष्कतम आएगा कि अर्ध शुष्क आएगा? शुष्कतम आएगा। ठीक है, और क्या वो हॉट डेजर्ट है? तो राजस्थान में हॉट डेजर्ट ही है। ठीक है, और वो क्या है, शुष्क मरुस्थल है। तो भाई, सॉरी, ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा होगा, ये शुष्कतम होगा, साथ साथ में हॉट डेजर्ट होगा।
और ऊपर जाएंगे तो ये उन पांचों में किस में आएगा, शुष्क में आएगा। ठीक है, अब एक और चीज, यहां पर क्या पर्णपाती वन मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर विंटर जो है वो एरिड वर्ष, शीत ऋतु शुष्क होती है क्या, बिल्कुल शुष्क होती है भाई। ठीक है, हमें पता है। तो यहाँ पर शीत ऋतु कैसी होती है, शुष्क होती है। तो भाई यूं समझिए कि हमको इधर से चलना है। एक समझा देता हूं, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको ये लेना है, इससे आप इधर आओगे, ये लेना है, इससे आप इधर आओगे। ठीक है, और इन दोनों में से उसमें कौन सा चूज बैठता है, कौन सा सही बैठता है, डब्लू। तो अब अपने वापस से आ जाओ यहाँ पर। शुष्क, शुष्कतम हॉट डेजर्ट के लिए अपने क्या है, स्मॉल एच है। शुष्क के लिए क्या है, शुष्क के लिए क्या है भाई, याद कीजिए, बी है। शीत ऋतु शुष्क के लिए क्या है, स्मॉल डब्लू है। कौन सा है, स्मॉल डब्लू है। ठीक है, और शुष्कतम के लिए कौन सा था भाई, वार्म्ड के लिए ये था। तो ये सारे संकेताक्षर को, से सारे संकेताक्षरों को किस प्रकार रखना है हमें, तो ये क्षेत्र कैसा हो गया, बी डब्लू एच डब्लू। शुष्कतम कौन सा, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वार्म्ड, बड़ा, ठीक है, कैपिटल डब्लू। और वो कैसा, हॉट डेजर्ट, स्मॉल एच। फिर ये किस में आते हैं, उन पांचों में, शुष्क क्षेत्र में आते हैं, शुष्क वनस्पति क्षेत्र में आते हैं, तो कैपिटल बी। और डब्लू और जी में से यहाँ डब्लू सही बैठता है, तो ये क्या हो गया, शीत ऋतु शुष्क, इसीलिए इसको कहते हैं बी डब्लू एच डब्लू। ठीक है, इसके बाद में अब मेरे को बताओ भाई, जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र है, वो इन दोनों में से कौन सा होगा। अब 50 सेंटीमीटर से कम है वहां वर्षा, तो इसलिए केवल इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसी की बात करेंगे। तो इन इन दोनों में से कौन सा होगा, अर्ध शुष्क होगा, तो ये एस आएगा उसके लिए। फिर ये उष्ण उष्ण मरुस्थल होगा कि शीत मरुस्थल होगा, भाई हॉट मरुस्थल ही होगा, तो ये ऐसे जाएगा, और इसके बाद में ऐसे जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए कौन कौन से संकेताक्षर उठाने, कैपिटल एस, एच, बी, और इन दोनों में से भी अपने को पता है पर्णपाती वन वहां पे मिलेंगे नहीं, वहां पे तो कंटीली झाड़ियां मिलती है। और तो बाकी कौन सा सूट करेगा, क्या वहां पर शीत ऋतु शुष्क रहती है, बिल्कुल रहती है, तो ये डब्लू उठा लो। तो अब ये क्षेत्र कैसा हो गया, अरे यार एक तो ये भूल जाता हूँ कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कैसा हो गया, अब इसके लिए सीधा सीधा लिख दो, अपने को ज्यादा जाना नहीं है, आप समझ चुके हो। ये लो, ठीक है, इसको एक तो खाली वाले को करो डिलीट। समझ गए भाई, कैसे बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू आया और कैसे बी एस एस डब्ल्यू आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। ये जो, ये हमने मान ली कि लगभग कर्क रेखा है, तो नीचे इसके ये उष्ण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उष्ण क्षेत्र है तो ए यूज करूं कि सी यूज करूं, ए यूज करूंगा, और क्या यूज करूंगा, ए यूज करूंगा। ठीक है, साथ साथ मैंने कहा था यहाँ पर सवाना वनस्पति है, वन क्षेत्र केवल यहीं बताए थे आपको मैंने, उपोष्ण क्षेत्र में ही वन क्षेत्र बताए थे, तो यहाँ पर भी वन क्षेत्र तो मिलेंगे नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या शीत ऋतु शुष्क है, बिल्कुल शीत ऋतु तो यहाँ पर भी शुष्क है, भले ही मानसून में खूब वर्षा होती हो। तो ये हो गया ए डब्ल्यू। अब मुझे बताएं उपोष्ण के लिए संकेताक्षर क्या था, क्या यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क है, बिल्कुल। और अगर पर्णपाती वन मिलेंगे तो यही मिलेंगे, और वैसे भी सी के साथ जी को अपने यूज करना ही है। तो ये अपने कोपेन का वर्गीकरण आपके सामने है, और अब आप इसको यहाँ पर जब लागू करोगे तो सीधा सीधा रट लेना। ये हो गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये हो गया बी एस एच डब्ल्यू, ये हो गया सी डब्ल्यू जी, और ये हो गया ए डब्ल्यू। कैसे करना है वापस देख लो, कैसे करना है वापस देख लो। ये पूरा मैंने आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो मुझे बताएं कि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान के लिए
हम उष्ण, शुष्क और उपोष्ण में से किसका इस्तेमाल करें? इसका इसका इस्तेमाल करेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भाग है उसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। एक भाग जो होगा वो शुष्कतम होगा और एक अर्ध शुष्क होगा। जो शुष्कतम होगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में होगा, उसके लिए हम W यूज करेंगे। ठीक है, शुष्कतम। और कैसा मरुस्थल है? तो अपने को पता है उष्ण मरुस्थल है, तो ये W, फिर ये H और ये B, और इन दोनों में से ये वाला W। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये हो गया BWHW। ठीक है, अब ये जो भाग है उसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस एकदम जो नीचे नीचे जो था कि शुष्कतम या अर्ध शुष्क, तो अर्ध शुष्क को सेमी वार्म्ड, तो इसके लिए कैपिटल एस ले लिया, डब्लू की जगह कैपिटल एस आ गया। अब जो ये दो भाग है, ये उष्ण है, ये उपोष्ण है, तो उष्ण के लिए ए, उपोष्ण के लिए सी। यहाँ पर वन क्षेत्र मिलते नहीं, यही मिलते हैं वन क्षेत्र, तो यहाँ पर जी। अब पूरे राजस्थान में शीत ऋतु जो है वो कैसी रहती है? शीत ऋतु शुष्क की रहती है, तो यहाँ पर भी स्मॉल डब्लू दोनों जगह आ गया, तो ये कोपेन है भाई। अब क्वेश्चन क्या आता है आप कहोगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या आएगा आपसे पूछ लेंगे गंगानगर, जैसलमेर, जो एग्जैक्ट जिले आएंगे, जो लगभग लगभग एग्जैक्ट जिले आएंगे। ठीक है, जालोर, जालोर आ जाएगा यहाँ पे, बाड़मेर और जालोर का भाग आ जाएगा। ठीक है, पाली आ जाएगा, यहाँ पर धौलपुर एग्जैक्ट आएगा, अलवर भरतपुर एग्जैक्ट आएंगे, यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ एकदम एग्जैक्ट आएंगे। जो एकदम एग्जैक्ट आते हैं उनको मिलान में पूछ सकते हैं कि ये जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बांसवाड़ा AW में, ठीक है, धौलपुर CWG में, ठीक है, इसके बाद में यहाँ नागौर वाला क्षेत्र BSSW में, ठीक है, और गंगानगर और जैसलमेर BWHW में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपके कोपेन समझ में आ गया है, कुछ नहीं है, रटने वाला काम है अब। ठीक है, तो राजस्थान को 4 क्षेत्रों में इस प्रकार वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, किसके आधार पर? कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर। क्लियर है? चले आगे। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे थानवर्ट की। जो थानवर्ट का क्लासिफिकेशन है, तो थानवर्ट ने किसके आधार पर? तो थानवर्ट ने भी वर्षा और तापमान के आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर भाई बेसिकली पूरे विश्व के लिए क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम राजस्थान पर लागू करते हैं। ठीक है, किसके आधार पर दिया? वर्षा और तापमान के आधार पर। तो यहां पर भी आप क्या करो, अच्छा इसने भी क्या किया, संकेताक्षरों का इस्तेमाल किया, इंग्लिश अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया। तो बिना देर किए अपने तो सीधा समझते हैं भाई। यहाँ पर अपने दो टेबल्स तो बनाते हैं, एक में तो वर्षा के आधार पर, एक में तापमान के आधार पर। तापमान वाली छोटी बनेगी, ठीक है, और एक वही छोटा बॉक्स बनाएंगे। क्लियर? तो पहले हम वर्षा के आधार पर, वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, और यहां लिख लेते हैं औसत वार्षिक तापमान, एवरेज एनुअल टेम्परेचर। वर्षा के आधार पर हम 5 भागों में बांटेंगे पूरे विश्व को। कितने भागों में? 5 भागों में पूरे विश्व को। पहले पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे राजस्थान पे इनमें से क्या क्या चीजें लागू होती है। पूरे विश्व में वो भाग जहां 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसके बाद में 300 सेंटीमीटर से कम, लेकिन 300 सेंटीमीटर से कम लेकिन कहाँ तक? 150 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक? 150 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में, उसके बाद में 150 से 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद में 75 सेंटीमीटर। हाँ भाई, देख लेना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस, क्योंकि अपने राजस्थान में क्या है कि 50 से 25 करते हैं, यहाँ पर बस 75 से 25 सेंटीमीटर, थोड़ा सा याद करना है। और फिर वो भाग जो
25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले हैं। ये जो है ये है आर्द्रतर, ये कौन से हैं भाई, वेरी ह्यूमिड मान सकते हो उनको, वेरी ह्यूमिड। ठीक है, ये है आर्द्र, ह्यूमिड। ठीक है, आर्द्रतर, आर्द्र, उसके बाद में उप आर्द्र, ठीक है, इसके बाद में अर्ध शुष्क, और सबसे लास्ट में शुष्क। ये ये जो वर्गीकरण है ये किसने दिया है, थानवर्ट ने दिया है। अभी थोड़ा राजस्थान में जो अपने ने किया था ना, राजस्थान के जलवायु विखंड, उससे थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये किसने दिया है, थानवर्ट ने। तो उसके अकॉर्डिंग बात करनी है अपने को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने संकेताक्षर दिए ए, बी, सी, डी और ई। थोड़ा 2 मिनट दे दो बस अपने, आपको चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद में वार्षिक तापमान पे चलते हैं अपने। तो वार्षिक तापमान के आधार पर इसने 4 भाग बनाए। ठीक है, एक, दुनिया के वो भाग जहां औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक रहता है, 30 डिग्री या इससे अधिक रहता है। ठीक है, इसके बाद में वो भाग जहां 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर वो जहां 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, और फिर वो भाग जहां 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक है, ये जो है वो क्या कहलाए, उच्चतम ताप। ठीक है, उच्चतम ताप वाले क्षेत्र कहलाए। उसके बाद में उच्च ताप, मध्य ताप, ये उच्च ताप, ये मध्य ताप। ठीक है भाई, सीधा सीधा याद करते जाओ, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में उलझना मत। ठीक है, ये निम्नतम, अपने को प्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर मिड टेम्परेचर एरियाज है, और ये क्या है भाई, एकदम ऐसे जहां पर बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है। इसके लिए इसने संकेताक्षर इस्तेमाल किए। कौन से संकेताक्षर इस्तेमाल किए, इसके लिए भी इसने संकेताक्षर ए, बी, सी और डी इस्तेमाल किए, लेकिन एक जैसे ना हो जाएं, इसके लिए ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ठीक है, इसके बाद इसने यहां पर जो संकेताक्षर स्मॉल डब्लू और डी, वहां पर जी था, यहां पर इसने लिया डी। इसने स्मॉल डब्लू से मतलब निकाला विंटर इज, विंटर इज एरिड, और डी से कहा ऑल सीजन्स आर एरिड, केवल विंटर शुष्क है, सारे के सारे ऋतुएं, सभी सीजन शुष्क है। ठीक है, क्लियर है, इसको ध्यान से देख लो भी। अब एक चीज और याद कर लेना कि ये डी जो है वो ई के साथ आवश्यक रूप से आएगा। क्लियर है, अब मुझे बात बताओ, क्या राजस्थान में ऐसे क्षेत्र है जहां 300 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है? नहीं है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा 150 तक है, तो ये बी वाला भी राजस्थान में नहीं मिलेगा। राजस्थान में वर्षा के आधार पर सी, डी और ई क्षेत्र मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां जहां वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ऐसा साल में एक बार की बात नहीं हो रही, औसत वार्षिक तापमान। तो ये डी डैश भी राजस्थान के काम का नहीं है। और नया राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये पूरे साल भर के औसत की बात हो रही है, साल में एक बार की बात नहीं हो रही। क्लियर है, तो ये अपने ने थोड़ा आसान कर दिया। अपने को इनमें से, इनमें से और इनमें से ही चूज करना है। अब आओ इसको लागू करते हैं, किस पे लागू करते हैं, इस नक्शे पर। तो थानवर्ट का और नक्शा नहीं बनाना आता
तो इस तरीके से एक पतंग सी बना लेना, ठीक है, जिसमें ये हाड़ौती वाला क्षेत्र थोड़ा अलग दिखा दिया। यहाँ पर भी अपने को रेखाएं बनानी आनी चाहिए, 3 रेखाएं बनानी है। एक 25 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर वाली औसत वार्षिक वर्षा वाली रेखा बना लेना, लगभग एग्जैक्ट। इससे एक लाइन इस तरीके से बनाना कि उत्तरी राजस्थान अलग हो जाए और यहाँ कहीं सिरोही जहां पर भी है वहां से एक रेखा इस तरीके से, जिससे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी ये जो आर्द्र राजस्थान है वो अलग हो जाए। तो कैसे बनानी है लाइन? एक लाइन तो पूरी पूरी 25 सेंटीमीटर, फिर एक यहाँ से इस तरीके से कि उत्तरी राजस्थान अलग, फिर यहाँ पर सिरोही जहां पर भी हो वहां से एक लाइन इस तरीके से कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर है? अब मुझे थानवर्ड के अनुसार बता दो भाई ये किस में आएगा। ठीक है, तो थानवर्ड के अनुसार ये किस में आएगा? तो आप कहोगे उप आर्द्र में आएगा, अर्ध शुष्क में आएगा कि शुष्क में आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में आएगा, तो वहां पर ई लिख दो। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, अब आप मुझे साफ साफ बताओ भाई कि इसमें उच्चतम तापमान 30 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा रहेगा कि 15 से 30 या 15 जीरो से, अच्छा ये तो लागू ही नहीं होंगे। इन दोनों में से कौन सी कंडीशन आपको ज्यादा बेटर लगती है? तो ए डैश वाली कंडीशन यहाँ पर हमें ज्यादा सूटेबल लगती है। तो यहाँ पर ये हो गया ए डैश। अब एक बात बताओ, यहाँ पर केवल शीत ऋतु शुष्क है या ऑल सीजन शुष्क है? सारे के सारे जो है ऋतुएं शुष्क है, तो ये क्या हो गया, ई ए डैश डी। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। ये जो दो क्षेत्र है ये 25 सेंटीमीटर के इधर मानेंगे अपने, किधर मानेंगे, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के इधर। तो ये दोनों ही अर्ध शुष्क क्षेत्र में आएंगे। किस में आएंगे? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। तो इन दोनों में ही डी जो है दोनों में आएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं, ठीक है, अब मुझे बताएं कि भाई इसमें इसमें कहां पर तो उच्च तापमान और कहां पर उच्चतम तापमान वाली परिस्थितियां पाई जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ भाई ध्यान से। मैंने कहा था पश्चिमी राजस्थान की तरह पूर्वी राजस्थान भी गर्म होता है। पश्चिमी राजस्थान में अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है तो पूर्वी राजस्थान में भी, ठीक है, बालू का पत्थर या सैंडस्टोन की अधिकता की वजह से 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। उत्तरी राजस्थान इसकी तुलना में, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा कम गर्म रहता है। तो ये तो हो गया डी बी डैश डब्ल्यू और ये हो गया डी ए डैश डब्ल्यू। अब यहां पर भी यही क्वेश्चन आएगा अगला कि भाई इनमें से, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? तो विंटर शुष्क होती है या ऑल सीजन शुष्क होते हैं भाई? सोच लो थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, तो अपने को पता है जब अपने क्या कर रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर के इधर है, ठीक है, तो अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं, थोड़ी सी वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। तो सारे के सारे सीजन तो शुष्क नहीं है, मानसून में थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों जगह विंटर जो है वो शुष्क है। सारे के सारे सीजन पूर्णतः यहीं पर शुष्क होंगे और राजस्थान में कहीं भी शुष्क नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने लागू कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा वाली जगह है, या वर्षा वाला इन सबके कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होगी। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि इन इन क्षेत्रों में ये वाला 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहाँ हो सकती है आपके अनुसार, तो आप कहोगे सर यहीं हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है, अभी सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा ए डैश रखना है या बी डैश रखना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा लोचा है, याद कर लेना, क्योंकि क्योंकि ये थानवर्ड कह रहा है। तो थानवर्ड के अनुसार अगर ये भाग जो है वो लगभग कर्क रेखा मान सकते हैं इसे, वही लगभग कर्क रेखा। और कर्क रेखा के दक्षिण में सूर्य की उपस्थिति रहती है लगभग साल भर, इसीलिए तापमान सामान्यतः उच्च रहता है। तो इस आधार पर इसे सी ए डैश दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर ऑल सीजन ड्राई तो हो नहीं सकता,
तो ये CA-W होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये जो चीजें हैं इन चीजों को यहाँ पर लागू करना है, और वो थानवट का वर्गीकरण राजस्थान में अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपसे पूछे कि गंगानगर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, ठीक है, या नागौर कहाँ है, ठीक है, धौलपुर कहाँ है, ठीक है, या फिर बांसवाड़ा कहाँ है, प्रतापगढ़ कहाँ है, डूंगरपुर कहाँ है, झालावाड़ कहाँ है, तो आपको पता है कौन सा ई ए डैश डी में है, कौन सा DB-W में है, कौन सा DA-W में है, कौन सा CA-W में है। क्लियर है? अब यहां पर देख लो भाई, ये क्या E-A-D, ये क्या DB-W, ये क्या DA-W, ये क्या CA-W। तो ये हो गया भाई कोपेन, और उसके बाद में ये हो गया अपना थानवर्ट। कुछ नहीं है, लाइन बनानी आनी चाहिए। कैसे? तो दो नक्शे बनाए अपने, अब थोड़ा जल्दी से देख लेना भाई। ये दो नक्शे बनाए, ठीक है। इसमें कैसे लाइन बनानी है अपने को? इसमें लगभग 25 सेंटीमीटर, फिर ये अरावली की पश्चिमी सीमा से सिरोही तक, और सिरोही से एक इस तरीके से, ये पूरी तरीके से 25 सेंटीमीटर। एक लाइन इस तरीके से उत्तरी राजस्थान अलग, एक जो सिरोही है, ठीक है, उससे ऐसे। ये कोपेन है, ये कोपेन है, तो ये कोपेन है। तो अब रट लो इसको, क्या? ये B-H-W है, सॉरी BWH-W है, ये BSH-W है, ठीक है, ये आउ है, और ये क्या है भी? CWG है। यही किया था ना अपने ने, ये कोपेन हो गया। ये थानवर्ट है, तो ये थानवर्ट है, तो अच्छी बात है। ये E-A-D है, भाई सिंपल सा है भाई। ये ईद बन रहा है ना, ठीक है, साले मोहम्मद है ना यहाँ विधायक, तो साले मोहम्मद ईद बना रहे हैं, खत्म। ये DB-W है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। ये DA-W है, तो पहले B फिर A है, और ये कौन सा है? तो भाई ये अपने को पता है अच्छे से, CA-W। ये हो गया अपना थानवट। तो ये सीधा सा लाइन बनाना सीख लो, ठीक है, और हो गया बस, तो बस, ठीक है। तो कोपेन और थानवट हो गया। अब आपके अच्छे से समझ में आ चुका है जो अपना आज का टॉपिक था। और ये जो है, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, तो ये नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन ये टिवर्थी का वर्गीकरण है, और इसको कंपेयर कर लेना किसके साथ? कोपेन के साथ। और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा सही है, ये BWH है, तो यहाँ पर BWH-W था, यहाँ पर BSH-W था, तो ये हो गया। बाकी ये CA-W है, और ये AW है। बस कोपेन में ये CWG होता है, यहाँ पर CA-W है। ज्यादातर मैपिंग पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर इसमें कौन सा जिला आता है, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। ये टिवर्थी का वर्गीकरण है, नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टिल कई बार दिया होता है, तो कुछ नहीं है, कोपेन से तुलना कर लेना और याद कर लेना मैपिंग के अकॉर्डिंगली कि कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो फिर से बता देता हूँ भाई, आज क्या किया है, ठीक है। अपने ने जलवायु खंड जो है उसमें राजस्थान को बांट लिया, मैपिंग आपको आती है, कौन सा जिला आपको पता है, आपसे पूछ निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क में आता है, तो आपको पता है भाई, पूरी मैपिंग आपको अच्छे से करवाई हुई है मेरी। इसके बाद में अपने ने कोपेन लिया, तो कोपेन में कुछ नहीं है,
कोपेन में पहले अपने ने पुराना जो अपना नॉलेज है उसके बेसिस पे हमने देखा कि इसने वनस्पति को तापमान और वर्षा के आधार पर बांटा है। तो तापमान के आधार पर तो इसने उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत वनस्पतिक क्षेत्र लिए, और वर्षा की मात्रा पे कहा कि इनमें से किसी में भी 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है तो कोई मतलब नहीं है कि वो उष्ण, शीतोष्ण, शीत, उपोष्ण कहाँ है, वो शुष्क में आएगी। शुष्क जो है उसे इसने पहले वार्षिक तापमान के आधार पर दो भागों में बांटा। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते ही हैं, हॉट और कोल्ड। कोल्ड अपने राजस्थान में मिलता नहीं, काटो इसको। हॉट जो होता है उसे फिर से वर्षा की मात्रा के आधार पर 25 सेंटीमीटर से कम वाले को इसने क्या कहा, शुष्कतम, और 25 से 50 वाले को क्या कहा, अर्ध शुष्क, सेमी वार्म्ड, और इनके लिए संकेताक्षर दे दिए। तो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम वाला क्षेत्र है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा सूटेबल उसके लिए डब्लू है, तो वो हो जाएगा BWSW। 25 से 50 वाला क्षेत्र है वो ऐसे ऊपर जाएगा, और इन दोनों में से फिर से यहाँ पे डब्लू ही आएगा उसके साथ, तो वो हो जाएगा BSSW। फिर हम देखेंगे कि एक रेखा किस प्रकार है। ठीक है, एक रेखा ये है, ये लगभग कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला उष्ण और उसके ऊपर वाला उपोष्ण। उष्ण के लिए ए के साथ डब्लू, ठीक है, और ये हो जाएगा उपोष्ण, इसके साथ सी, उपोष्ण का इसके साथ डब्लू तो आएगा ही आएगा। लेकिन अपने को पता है कि वन जो है, पर्णपाती वन, वो केवल इसी क्षेत्र में मिलते हैं, तो CWG खत्म हो गया कोपेन। इसके बाद में थानवर्ट ने वर्षा और तापमान के आधार पर फिर से जलवायुवीय क्षेत्र बांटे पूरे विश्व में। तो ये है, इसमें से 300 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा अपने यहाँ कहीं होती नहीं, राजस्थान में ये भी नहीं होती। ये 3 राजस्थान में लागू होंगे। ठीक है, राजस्थान में ये 2 तापमान की परिस्थितियां नहीं मिलती। ये क्या है, वार्षिक तापमान है, वार्षिक औसत तापमान। ठीक है, फिर से याद दिला दूं आपको, ये 2 मिलते हैं और इन दोनों को यूज करना है। अब सिंपल सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये रेखाएं इस तरीके से बनानी है। तो ये अपने को अच्छे से पता है, सबसे कम वर्षा तो ये कौन सा भाई, ई होगा। ई के साथ ए डैश आएगा क्योंकि 30 डिग्री से ज्यादा तापमान मिलता है, और साथ साथ में ऑल सीजन ड्राई। इसके साथ साथ अब इन दो भागों को देखते हैं, तो इसमें पूर्वी राजस्थान इसमें आ रहा है, तो ये डी में आएगा, ये भी डी में आएगा। ठीक है, दोनों में कितना, दोनों में जो वर्षा की मात्रा कितनी, 25 से 75 सेंटीमीटर वाली ज्यादा सूटेबल बैठती है, तो दोनों डी में आएंगे। बस इतना से याद कर लेना। साथ यहाँ ए का इसकी तरह क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान आ रहा है, तो इसके साथ DB'W आएगा। और दोनों में क्या है, विंटर शुष्क है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की मात्रा के आधार पर ये सी में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये कर्क रेखा से दक्षिण का भाग है, इसलिए इसको ए डैश दिया है। साथ साथ यहाँ पर ऑल सीजन ड्राई हो नहीं सकते, तो डब्लू आ जाएगा, ये थानवट हो गया। ठीक, तो बस हो गई सारी बातें। और कोपेन के जैसा एक टिवर्थी है, तो टिवर्थी को याद कर लेना, खत्म। ठीक है, तो ये BWH, BSW, CAW, AW। और क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, मैपिंग पे आएंगे। ठीक है, आपको पूछ लेंगे कि ये जो क्षेत्र है, या ये में से निम्न में से कौन सा जिला इसमें आता है, या फिर क्या करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया CWG, उसके आगे लिख दिया गंगानगर, तो वो कथन गलत हो गया। इसी तरीके के मैपिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से कर लोगे। आई होप ये जलवायु वाला भाग आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो चुका है। अपने राजस्थान की पूरी जलवायु कर चुके हैं, और उसमें कोपेन, थानवट, टिवर्थी और राजस्थान के जलवायु खंड भी अपने कंप्लीट हैं। ठीक है, और ये पूरी क्लास जो है वो केवल मैपिंग की थी, लेकिन इसमें मैंने जिलों की बात नहीं की। क्यों, क्योंकि उससे पहले अपने जो है राजस्थान की मैपिंग, कौन सा जिला कहाँ है, पूरे ध्यान से और अच्छे से और पूरे विद डायग्राम बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। तो इन दोनों क्लासेस को साथ में देखोगे तभी ये क्लास आपके फायदे की है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट। अपने टॉपिक अपना जो रहेगा, तो देखते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट करवाएं या फिर अपने नदी या झीलों पर चले। आपका जो भी सुझाव हो, तो अगर आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में करो। ठीक है, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे चलो मैसेज नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम पर सेम आईडी है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, वहां पर आप मैसेज करो। तो आप मुझे खुद मैसेज के थ्रू बताओ कि राजस्थान की ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो। और अगर आपके आपके कमेंट्स या आपके मैसेज नहीं आते हैं, तो अपनी मर्जी से अपना कोई टॉपिक चूज करेंगे। ठीक है, और और भाई एक दिन का आपका वेट करूंगा मैं, और एक दिन आपको राजस्थान ज्योग्राफी की जगह, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का एक लेक्चर मिलेगा। तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, नदियां, झीलें, खनिज या फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन क्षेत्र,
वगैरह कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और थैंक यू। जय हिंद।